नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये अजीत जी का है। अजीत जी बिहार के पटना ज़िला के रहने वाले हैं और यूपी के नोएडा में काम करते थे। ये घटना 2010 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं नोएडा में काम करता था। बात 2010 की है। मेरा जो गांव है बिहार का, पटना ज़िला का में पड़ता है। मेरे जो पिता थे वो मेरी शादी तय कर दिए थे, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था। मैं शादी को बार बार टाल रहा था, लेकिन घर वाले समझते थे कि मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा हूँ और इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो फोकस था काम पर था अपना। मैं अपने काम पर फोकस किए हुए था, मुझे आगे बढ़ना था। लेकिन घर वाले तो कुछ गलत अर्थ लगा लिए थे। वो समझ रहे थे कि मैं किसी लड़की के प्यार के चक्कर में फंसा हुआ हूँ और इसलिए शादी से इनकार कर रहा हूँ। कुछ महीने तो हमने शादी टाल दिया था और अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। बुजुर्ग तो थे ही वो। आखिरकार मुझे गांव जाना पड़ा। गांव जब गया तो वाकई पिताजी की तबीयत तो खराब ही थी। इलाज चल रहा था और मेरे से कह रहे थे कि बेटा तू शादी कर ले, शादी कर ले। तो मैं तेरा शादी देखना चाहता हूँ। और उनकी बात जो थी मेरे दिल को छू गई थी। यानी मैं पिताजी मना कहाँ कर रहा हूँ शादी करने का। बस मैं अपनी नौकरी पर फोकस कर रहा था, काम पर फोकस कर रहा था। शादी तो मैं करूँगा ही, जहाँ आप कहोगे वहीं करूँगा। आखिरकार पिताजी का इलाज चल रहा था, स्वस्थ भी हो गए और शादी मेरा अब हो गया था। पिताजी खुश थे, माँ भी खुश थी, घर के सारे लोग खुश थे। जो मेरी पत्नी थी बहुत ही सुशील, सुंदर और नेक दिल इंसान थी। हमारे घर के हर सदस्य को क्या चाहिए, किस टाइम में, उसको सब पता था। किसकी क्या पसंद है। मतलब कुछ ही दिनों में वो हमारे घर पर हर किसी का पसंदीदा बन चुकी थी, कहा जाए तो। मुझे अपने काम पर भी वापस आना था और मैं अपनी पत्नी से बोलने लगा कि देखो, अब तो मैं जाऊंगा काम पर, कितने दिन मैं रहूंगा छुट्टी पर, नहीं तो वो लोग हमें निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, फिर हमें दूसरा जगह देखना पड़ेगा काम को। मैं कितनी बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, अब नहीं हो सकता, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो पत्नी बोली कि ठीक है, चले जाइए आप। मैं पूछा क्या तुम नहीं चलोगी? बोली मैं कैसे जा सकती हूँ, जब माँ और पिताजी बोलेंगे तभी तो मैं जाऊँगी। लेकिन मैं ना पिताजी से पूछना चाहता था इसके बारे में, ना माँ से। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी कि ये लोग क्या कहेंगे कि नई नई बुढ़िया आई घर पे और ये लेके चल दिए अपने लिए, कि अपने लिए ही शादी किए थे। अब मुझे ठीक नहीं लग रहा था पूछना। अब मैं अपने काम पर लौट चुका था। लेकिन वाकई मेरे जो दिल था पत्नी से लग चुका था। अरेंज मैरिज तो थी, लेकिन अब लब हो चुका था। उसके बिना मेरा जीवन बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। जैसे लग रहा था मैं अपने गांव में कुछ भूल आया हूँ। प्यार की कसक मुझे सता रही थी। मेरी पत्नी का मैं देखना चाहता था, अपने साथ में रखना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं था। और जिस घर में मैं रहता था, हमारा एक रूम पार्टनर भी था और वो
वो भी कह रहा था कि भाई शादी करके कम से कम अपनी पत्नी को तो लाता। फिर अकेले वो ऐसे ही टाइम काटने वाली बात है। वो हंस रहा था मुझ पर और ऑफिस के लोग भी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं सबको हंस करके टाल रहा था। मैंने कहा अरे भाई लाएंगे, अभी तो मैं इसके साथ में रहता हूँ, अपना रूम पार्टनर को बोला, और जब मैं अपनी पत्नी लाऊंगा तो इसको भगाना पड़ेगा या मुझे खुद दूसरा घर लेना पड़ेगा। अब वैसे मुझे उस घर में गुजारा तो होना नहीं था, कि वो छोटा घर था और हम दोनों तो थे, कैसे ऐसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन पत्नी के साथ में उस घर में रहना पॉसिबल नहीं था। आखिरकार हर महीने में अपने गांव एक बार चला जाता था, 2 दिन 3 दिन के लिए, और इस तरह करते करते 4 महीना बीत चुका था। चौथे महीने में जब गया तो माँ ने बोल ही दिया था कि ऐसा कर, तू अपनी पत्नी को ले जा शहर और कुछ दिन तू अपने पास ही रख। हंसते हुए बोली। मैं शर्मा सा गया था माँ की बात सुनकर, लेकिन नहीं माँ, मैं नहीं ले जाऊँगा, तुम यहीं पर रखो। लेकिन वो तो सीरियस थी और पिताजी भी कहने लगे थे कि हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। वो माँ की हाँ में हाँ जरूर मिलाते थे। खैर मेरी मुँहमांगी मुराद तो पूरी हो चुकी थी और हम चल पड़े थे वहाँ से, लेकिन करें तो क्या करें, अब तो उसी घर में हमें रहना पड़ेगा, छोटा सा घर में कुछ दिन के लिए। और वही हमने किया, उसी घर में आ गए थे। जो मेरा दोस्त था वो किसी के पास कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो चुका था और हम ढूंढने लगे थे कोई ढंग का मकान मिल जाए तो हम उसमें चले जाएं और हमारा दोस्त इसमें वापस आ जाए। और एक दिन हमें एक फ्लैट मिल गया था, डीलर के थ्रू हमने देखा था। वो फ्लैट बहुत बढ़िया लगा हमें और बात पक्की हो गई थी। उस फ्लोर पर 2 ही फ्लैट थे, एक मेरे सामने में था और दूसरा मेरा था। और जो उसमें जो परिवार भी रह रहा था, मैंने बच्चों भी देखे थे और आंटी को भी देखा था। तो ले दे के मेरे लिए बढ़िया था कि मेरे घर के सामने में कोई परिवार था, है कि मैं तो अधिकांश समय अपना दिन का ऑफिस में बिताना था और शाम को ही आना था, रात को टाइम में। तो पत्नी दिन भर बोरी हो जाना कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख लेना और क्या होना, लेकिन सामने आंटी थी तो मैं समझा था कि जा कर के टाइम पास कर लेगी, उनसे बोलचाल कर लेगी। और हम फिर गृहस्थी का सामान उस घर में ला दिए, सब कुछ सेटअप करके और हम उस घर में अब आ गए थे। घर वाकई बहुत बढ़िया था, सुंदर था और जो खिड़की थी, हवादार खिड़की थी, मज़ा आ रहा था उसमें रह करके। और कुछ दिन तो हमारा ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं लगा, हंसी खुशी। और संडे का दिन हम घूमने का प्लान बनाए थे और हम एक पार्क में जा कर के दोपहर के टाइम में बैठ गए थे। घूमते घूमते हम थक चुके थे और पार्क में एक फूलों की क्यारी जहाँ झाड़ियाँ थी वहाँ जा कर के हम बैठे हुए थे, सुस्ता रहे थे और हम आपस में बातचीत भी कर रहे थे। और तभी मेरी पत्नी चीख पड़ी, यानी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वो पीछे पीछे बार बार देख रही थी। यानी क्या हुआ, पीछे बार बार क्या देख रही हो? वो कहने लगी, किसी ने मेरे बाल को जोर से खींचा है। यानी कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं था, मैं तो देख रहा हूँ, तुमसे बात भी कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे में कोई नहीं था। लेकिन वो नहीं, मेरे बालों को किसी ने झटका दिया है, खींचा है। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे सामने में बैठा हूँ, तुम मेरे से बात कर रही हो, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन वो मेरी पत्नी मानने पर तैयार नहीं थी, बोला ना। खैर बात मैंने संभाल लिया है, चलो हो सकता है हवा तेज चली हो
और तुम्हारे बाल उड़े हो, तुम्हें लगा होगा कि किसी ने बाल तुम्हारा खींचा है, और बात हमने ख़त्म कर दिया था। पत्नी का जो दिमाग था, मूड था, हमने बदल दिया था। फिर हम बातचीत में लग गए थे, और इसके बाद हम शाम को रेस्टोरेंट में खाना खा करके फिर अपने घर में आ चुके थे। घर में सब कुछ सही था, हम लोग बातचीत भी किए, टीवी भी देखे, और फिर हम सो चुके थे। और मेरी रात को बाथरूम लगा। रात को करीब 1 या सवा 1 का टाइम हो रहा था। तो मैं पलंग से उठा, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे साथ में नहीं थी। मैं देखने लगा कि आखिर गई कहाँ गई, बाथरूम तो नहीं गई। लेकिन वो बाथरूम में नहीं थी। मैं बाथरूम में दिखाया तो आखिर कहाँ गई। मैं घबरा गया था उस रात को। अब मैं आवाज़ लगाने लगा, और तभी मुझे किचन में कुछ हलचल सुनाई पड़ी। मैं जल्दी से किचन के पास में पहुंच गया था, और देख क्या रहा हूं कि मेरी जो पत्नी है किचन के एक कोने में दीवार पर दोनों हाथ रखे अपना जो सर है दीवार में लड़ा रही है। और मैं मना करने लगा, अरे क्या कर रही हो तुम, यहाँ क्या कर रही रात को, तुम तो सोई हुई थी मेरे बगल में, और किचन में कैसे चली गई। मैं उसको डांटता हुआ बोलने लगा, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी। वो दोनों हाथ अपना दीवार पर सटाए और दीवार में अपना सर को टक्कर मार रही थी बार बार। और उसी की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी। तब मैं किचन की तरफ भागा था। मैं उसको पकड़ करके ज़बरदस्ती और दीवार से खींचना चाहा, लेकिन वो तो जैसे लग रहा था उसमें ताकत बहुत ज़्यादा ही आ चुकी है। वो तो मेरे काबू में नहीं आ रही थी, और मुझे तो वो धक्का दे रही थी पीछे की तरफ। वो धक्का देती थी तो मैं दूर पीछे हट जाता था। उसमें गजब की ताकत आ चुकी थी। मैं उसको नाम लेकर बोलने लगा, तुम कर क्या रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो, पड़ोसी क्या कहेंगे, इस रात में तुम लोग क्या कर रहे हो, आंटी क्या बोलेगी। लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं कितना ही बोले जा रहा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं फिर दोबारा किया और उसकी बाजू पकड़ करके खींचने लगा, और तब वो मेरी तरफ मुड़ी। अब मैं जब उसकी शक्ल देखा तो मैं हैरान रह गया था। चेहरा एकदम तमतमाया हुआ लाल लाल दिख रहा था, और आंखें भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, वो भी लाल लाल सी हुई पड़ी थी। अब वो मुझे खूंखार नज़रों से घूर रही थी और बोलने लगी एक मर्दानी सी आवाज़ में, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। और यही लफ्ज़ बार बार भूली जा रही थी। अब तो मेरी हवा खराब हो चुकी थी कि हे भगवान, इसको क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझा कि मेरे साथ में कहीं मजाक तो नहीं कर रही है। एक ही हंसमुख लड़की थी, और हो भी सकता है, मैं अपने मन में सोचा। मैं हाथ जोड़ते हुए बोला, देखो तुम जितना मजाक कर लिया है उतना काफ़ी है। अब जो कर लिया उसको भूल जाओ, तुम चलो पलंग पर चलो। मैं उसको मनाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसने तो अपना तेवर बिल्कुल नहीं बदला था। जिस अंदाज में थी वैसी की वैसी खड़ी हुई, अब मेरी तरफ घूरी जा रही थी। मैं देखा उसके सर पर गोल सा एक आलू जैसा निकल गया। शायद चोट मारने की वजह से सूजन आ गई थी उसके सर पर। और मैं बार बार उससे प्रार्थना कर रहा था कि देखो, आ जाओ, तुम बिस्तर पर चलो, यहाँ ठीक नहीं है, तुम शांत हो जाओ। लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं शांत हो रही थी। और फिर वो मुड़ी, और जैसे पहले टक्कर मार रही थी दीवार पर, वैसे ही वो मारने लगी थी। अब मैं एकदम
परेशान हो चुका था कि अब करूँगा क्या करूँ इस रात में, किससे मैं मदद लूँ। और मैं दरवाज़ा खोल करके और आंटी के कमरे के पास पहुंच गया था और उनकी घंटी का बटन दबा दिया। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं था, मैं लिया ही नहीं था, नहीं तो मैं फ़ोन पर भी बात कर सकता था, लेकिन अब मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ा था। और काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद में दरवाज़ा खुला, वो आंटी ही थी। अब मुझे देख कर के हैरान हुई, बोली बेटा क्या हुआ, कुछ ज़रूरत है क्या आपको? अरे कि आंटी मुझे आपकी ज़रूरत है। और मैं सारा कहानी बताने लगा कि जब आंटी ज़रा जल्दी करो, देखो क्या हो गया मेरी पत्नी को। और आंटी मेरे साथ में चल पड़ी थी। आज जब मैं आया तो वैसे ही किचन में वो अपने सर को दीवार से टकराने की कोशिश कर रही थी। और आंटी देखते ही समझ गई कि इसको तो कोई दौरा पड़ा है, क्या इसको कोई बीमारी है क्या? यानी कि नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और आंटी उसके पास में चली गई थी और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। और वो तो जैसे ही मुड़ी और आंटी को धक्का दे दिया था। वो तो मैं पीछे खड़ा था कि आंटी को संभाल लिया था, नहीं तो आंटी तो कहीं गिर करके घायल हो सकती थी। और वही अंदाज मर्दानी आवाज़ में वो बोलने लगी, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ ना तो किसी को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो डरावनी आवाज़ मैं भूल नहीं पाता हूँ। और आंटी तो बिल्कुल डर चुकी थी और मुझे खींचने, बाहर चलो बाहर चलो। मैं आंटी के साथ बाहर आ गया। कि आंटी क्या हुआ? आप बोले इस पर तो कोई भूत सवार हो गया है, इसको कोई दौरा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है बेटा। वो डरी हुई अब बोल रही थी। नहीं कि अब क्या करें? बोले बेटा इसके लिए तो तुम्हें कोई तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अब इतनी रात को हम तांत्रिक के पास कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आंटी की जो बहू थी, हम दरवाजे बात कर रहे थे, वो सब कुछ सुन रही थी, वो भी जाग चुकी थी और वो निकल कर के बाहर कॉरिडोर में आ चुकी थी। और मुझे बोली भैया क्या हुआ, आप बताओ मेरे को। नहीं कि मैं सब कुछ उसको बता दिया। बोले आपके घर में कोई पूजा का स्थान है, गंगा जल वगैरह है? नहीं कि नहीं जी, अभी हमने पूजा का स्थान बनाया नहीं है, हम लेने का सोच रहे थे मंदिर वगैरह, लेकिन अभी ले नहीं पाए। और तब वो उल्टे पैर वापस चली गई थी कमरे में। और जब आई तो उसके हाथ में वो पूजा वाला लोटा था और उसमें जल भरा हुआ था। अब मेरे को हाथ में वो लोटा पकड़ा दिया, बोली कि आप ये जल ले जा कर के पूरे अपने घर में छिड़क दो और उसके ऊपर भी डालो, कोई ऊपरी हवा होगी तो बिल्कुल निकल जाएगी। और सुबह में आप जब आराम हो जाए तो किसी मंदिर में या किसी तांत्रिक से ज़रूर दिखवा लेना, लेकिन अभी तो जो करना था जल्दी करना था। और फिर मैंने देरी नहीं किया था, वो लोटे का जल लेकर के अंदर पहुंच गया था। मैं हर तरफ कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां जल ना छिड़का हो। और उसके बाद किचन में पहुंचा था। वो किचन में अभी भी वैसी ही हरकत कर रही थी। अब मैं जल उस पर छिड़कने लगा। जैसे जैसे मैं जल छिड़कता जा रहा था उस पर, वो बिल्कुल शांत होती जा रही थी और आखिरकार वो नीचे गिर गई थी और बेहोश हो चुकी थी। अब मैं आंटी को आवाज़ देकर बुलाया और उनकी बहू भी आ चुकी थी। वो डर के मारे दोनों लोग अंदर नहीं आ रहे थे उस वक़्त में। मैं बताया कि ऐसे ऐसे बेहोश हो गई है, तब वो लोग आए थे। और इसके बाद मैं अपनी पत्नी को उठा करके पलंग पर लिटाया था। मैं उसके ललाट पर जो सूजन हुआ था, छिला हुआ था, मैं देख करके मन दुखित हो रहा था कि क्या हुआ, इसको कैसे भूत पकड़ लिया। और आंटी और उसकी बहू हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कहीं बेटा तुम लोग गए तो नहीं थे कहीं ऐसी जगह पर जहाँ एकांत हो,
देखिए हाँ आंटी, तब मुझे याद आ गया था कि आंटी हम पार्क में थे और दोपहर का टाइम था और हम एक झाड़ी के पास बैठे हुए और आराम कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी मेरी पत्नी ने बोला है कि मेरी बाल को किसी ने खींचा है ज़ोर से। लेकिन आंटी मैंने किसी को देखा नहीं था, तो कैसे बोलूं। और वो बार बार कह रही थी नहीं, किसी ने मेरे बाल को खींचा है। लेकिन मैं समझा था कि हवा से, शायद कोई हवा चली होगी और उसी से ये असर हुआ होगा बालों पर। आंटी बोलने लगी कि हाँ बेटा, वो सही कह रही थी, वो कोई आत्मा ही था या कोई प्रेत होगा या कुछ और होगा, उसी ने उसका बाल को खींचा होगा और उसी टाइम से उसके ऊपर सवार था वो। और देखो अभी क्या पोजीशन है। अगर तुम उसकी बात को उसी वक्त मान लेते तो हो सकता था कि ये मामला दिन में ही निपट जाता, लेकिन तुमने तो लापरवाही दिखाई। आंटी मुझे समझा रही थी और डांट भी रही थी। यानी कि आंटी अब जो हो चुका है अब क्या किया जाए। अब मेरी पत्नी होश में आने लगी थी और हम तीनों उसी के पास में खड़े हो चुके थे। मैं बोलता जा रहा था कि अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, और थोड़ी देर में वो अपनी आंखें खोल दिया था। अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और अपना जो चोट लगा हुआ था उस पर अपना हाथ रखने लगी थी और बोली ये क्या हुआ मेरे साथ में, कैसे चोट लगा। मैंने अब झूठ ही बोलना बेहतर समझा कि तुम नींद में चल के जा रही थी बाथरूम और तुम स्लिप करके नीचे गिर गई थी और चोट लगा, इसीलिए। मैं उसको डराना नहीं चाहता था। मैं अगर बोलता कि तुम पर कोई भूत सवार हो गया हो तो वो दोबारा डर जाती और वो मेरे लिए ठीक नहीं था। है कि दिन के टाइम में सारा दिन अकेले ही उस घर में रहती थी, तो फिर हमारा तो रहना ही मुश्किल हो जाता। मैं काम पर भी नहीं जा सकता था। लेकिन वो मेरी बात को विश्वास कर ली। बोली ऐसा ही हुआ था क्या? नहीं कि हाँ, तुम नींद में चल रही थी, शायद तुम्हें पता ही नहीं था। देखो ना, मैं आंटी के बुला के लाया, उनकी बहू के बुला के लाया। अब ठीक हो ना? बोली हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन ये मेरा चोट दर्द कर रहा है। अब तब तक आंटी बोली कि मेरे घर में कुछ है लगाने का। अपनी बहू को बोली कि जा लिया। खैर वो रात तो हमारी जागते हुए कट गई थी। अब मैं अगले दिन सुबह में मंदिर में भी ले गया था, दर्शन कराया था भगवान को। अब पंडित जी से कान में अकेले में बोला था कि ज़रा सब कुछ बता दिया था कि आप ज़रा चेक कर लो कि कोई इस पर साया का अभी असर तो नहीं है। पंडित जी ने सब कुछ देखकर बता दिया था। बोले नहीं, तुमने बहुत सही काम किया था कि गंगा जल का छिड़काव कर दिया था अपने घर पर, हर जगह पर, और इसके शरीर पर भी, और तभी वो आत्मा छोड़ करके भाग गई थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया था। यानी कि मैं तो जानता भी नहीं था पंडित जी। वो हमारी पड़ोस में एक रहने वाली जो आंटी है, उनकी बहू ने सब कुछ बताया था। जो सच बात था मैंने पंडित जी को बता दिया था। बोले वो अच्छी जानकार है। खैर हम लोग तो अब वहाँ से चल दिए थे, है कि अब तो क्लियर मालूम हो चुका था कि मेरी पत्नी के ऊपर में कुछ भी नहीं है। और वाकई पत्नी बिल्कुल मेरी सही सलामत थी और उस घर में भी कोई दोष नहीं था। दोष था उस जगह का जहाँ हम गए थे, वो भी दोपहर के टाइम में, और वो भी एक हवा होगी कहीं से चलती हुई आ गई होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उस दिन को जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरी पत्नी के साथ में जो चल रहा था, वो महसूस करके आज भी मैं डर जाता हूँ। लेकिन ये बात अपनी पत्नी को आज तक नहीं बताया हूँ क्योंकि वो डरपोक है और ये बात सुन करके आज भी डर सकती है। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह कोई अपनी घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है, वो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।